नमस्कार साथियों, परीक्षा भूमि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इसमें पद को अस्थायी दिखाया गया है और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप लोग विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि वैज्ञानिक सहायक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग स्पष्ट कर लें कि आप पहले इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है और ये जो अस्थाई वाला कंफ्यूजन है इसको भी क्लियर कर लें। देखिए, जो इसका विज्ञापन है ये आपका 27 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट है और 17 अगस्त तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो समय रहते आप लोग आवेदन कर लीजिए। 15 दिन आपके पास बचा हुआ है। आवेदन 15 दिन के अंदर आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो मेन मुद्दा है दोस्तों यहाँ पर ये पद को लेकर है, क्योंकि इसमें पद को अस्थाई दिखाया गया है। तो क्या गवर्नमेंट या संस्था आपको कभी भी बीच से निकाल सकती है 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, जब उसका काम पूरा हो जाए? तो इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, इसका जो पहले हम सैलरी पे ही बात कर लेते हैं लगे हाथ। सैलरी इसका क्या रह सकता है? देखिए, लेवल 6 की जॉब है तो बेहतरीन जॉब है दोस्तों। यहाँ पर न्यूनतम जो बेसिक पे है ये आपका 35,400 है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें इन हैंड सैलरी कितनी हो सकती है, इन हैंड सैलरी दोस्तों आपका 53 से 57,000 हो सकती है। कट पिट के सारी चीजें आपका 53 से 57,000 के बीच में आपको यहाँ पर वेतनमान मिलने वाला है। जनरल के लिए 54 पद है। एससी के लिए आपका जो है 28 है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आपका 2 पद है। ओबीसी के लिए आपका 37 है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका यहाँ पर 13 पद है। कुल मिलाकर वैज्ञानिक सहायक का 134 पद है और ये दोस्तों अस्थाई है। अब यहाँ पर अस्थाई क्यों लिखा है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, चूंकि इसको आयोग के माध्यम से निकाला गया है तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये संविदा या फिर आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब नहीं है, ठीक है। आयोग के माध्यम से निकाली गई ये भर्ती है तो ये प्राइवेट, संविदा या फिर आउटसोर्सिंग की भर्ती नहीं है। देखिए, ये वैज्ञानिक सहायक का जो पद है इसको अभी नया सृजित किया गया है, कह सकते हैं, ठीक है। और सृजित करने के बाद जो पद आते हैं वो अस्थाई लिख के आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बाकी होती हैं। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ निर्णायक भूमिका ऐसी होती है जो बाकी रह जाती है और मंजूरी भी ऐसी होती है कुछ बाकी रह जाती है और ये चीजें धीरे धीरे चलती हैं और धीरे धीरे ये पद जो है अस्थाई आपका हो जाएगा। 1 से 2 साल में इसका प्रोबेशन पीरियड होता है। आपको पता है कि यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं तो 1 से 2 साल आप इसमें काम भी करेंगे। इसके बाद आप सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। तत्पश्चात जो है आप इसमें अस्थाई से अस्थाई हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो पद का नाम है ये आपका वैज्ञानिक सहायक है। लेवल 6 का ये जॉब है दोस्तों। तो सैलरी बहुत अच्छी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूनतम 35,400 आपका बेसिक पे है। यानी कि अगर हम बात करें इसका जो इन हैंड सैलरी होगा कट पिट के, आपका जो है 53 से 57,000 रुपए आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा कट पिट के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए आपका 54 पद है, एससी के लिए 28 है, एसटी के लिए आपका 2 पद है, ओबीसी के लिए आपका 37 है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 13 पद है। कुल 134 पद है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थाई है। तो ये अस्थाई का मतलब दोस्तों, पहले आप इसको ये समझिए कि ये आयोग के माध्यम से निकाली गई भर्ती है। तो ये संविदा या फिर आउटसोर्सिंग या फिर प्राइवेट जॉब तो नहीं है, ठीक है। संविदा, आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब दोस्तों ये नहीं है। ये अस्थाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई नया पद सृजित होता है, कोई नया पद बनाया जाता है तो स्टार्टिंग में उसको अस्थाई ही लिखा जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ मंजूरी होती है जो बाकी रह जाती है और ये धीरे धीरे जब सारी चीजें हो जाती हैं, सारी मंजूरियां मिल जाती हैं, तो ये इस पद को जो है अस्थाई बना दिया जाता है। और दोस्तों, आपको पता है कि ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं तो यहाँ पर जो इसका काम है ये तुरंत आपको नहीं आ जाएगा। ये लगभग 1 से 2 साल आप सीखने में ही लगा देंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें प्रैक्टिकल करके ही आप समझ पाएंगे। साइट पर जाकर जो घटना घटी है
उसको देखकर ऑब्जर्व कर धीरे धीरे आप उसको सीखेंगे। तो इसका जो प्रोबेशन पीरियड है ये भी मान के चलिए कि लगभग 1 से 2 साल तक का होता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पर इसको अस्थाई लिखा हुआ है। जब आपका 1 से 2 साल, मिनिमम 2 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा और चूंकि पद सृजित अगर हुआ है तो धीरे धीरे मंजूरी भी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो है अस्थाई हो जाएगा। तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि भैया ये अस्थाई है, यानी कि ये सरकारी नौकरी नहीं है। 100% दोस्तों ये सरकारी नौकरी है और एक बार अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन, इसका भी लेवल 6 है और लेवल 4 की भी कुछ यहाँ पर देख सकते हैं पद है। लैब असिस्टेंट का है, प्रयोगशाला सहायक। और इसके अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,500 इसका बेसिक पे है। अगर हम बात करें इसका इन हैंड सैलरी कितना हो सकता है तो इसकी इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 के आसपास वो मतलब आपको मिलेगी कटने पिटने के बाद। ठीक है, एनपीएस और जो अन्य कटौतियां होती हैं वो कटने के बाद आपको 40,000 इसमें मिलेगा और लगभग मान के चलिए 55,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको वैज्ञानिक सहायक लेवल 6 वाले में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं जो प्रमुख मुद्दा है, बहुत सारे छात्र इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कंफ्यूज हैं और मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे छात्र जो बीटेक वाले हैं हो सकता है वो यहाँ पर डिसअपॉइंट भी हो, क्योंकि बहुत सारे चैनल कह रहे हैं कि बीटेक में जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उपकरणीय लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये उपकरणीय जो इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो बीटेक है वो सब इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन मैं जब इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एक करके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग इसको देखिए, जब बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या है। अगर हम बात करें जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में ऑब्वियसली बात है जो लोग बायोलॉजी से जीव विज्ञान से पास हैं वो सब इसमें एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान स्लैश, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी से अगर आपने बीएससी किया हुआ है, स्लैश विधि विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से अगर आपने किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएससी किया हुआ है, जीव विज्ञान रसायन, जेनेटिक विज्ञान, जीव विज्ञान रसायन यानी कि केमिकल बायोलॉजी, जेनेटिक विज्ञान, सेल बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो स्लैश आपको दिख रहा है ना, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ये जो स्लैश दिख रहा है आपको, ये एक स्लैश के बाद एक यहाँ पर स्ट्रीम लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, एक स्लैश के बाद यहाँ पर एक स्ट्रीम लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे भौतिक शास्त्र में, विधि विज्ञान में, अगर आपने नाभिक विज्ञान में, उपकरण में, इलेक्ट्रॉनिक में बीएससी कर रखा है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें एक एक स्लैश के बाद, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका इसके बाद स्लैश में इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपने बीएससी किया हुआ तो ये हो गया। इसके बाद में आप आगे आइए तो यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा, अब यहाँ पर बात होने जा रही है बीटेक वाले छात्रों की। तो बीटेक वाले छात्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये स्लैश है ना, तो ये उपकरणीय इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, उपकरणीय इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, अगर आप बीटेक में काउंसलिंग कराए होंगे तो आपको पता होगा कि ये भी एक ब्रांच था, ये भी एक स्ट्रीम था, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग ईई बोलते थे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों सारा जो शंका थोड़ा सा हो रहा है मुझे, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्लैश ये पूरा का पूरा एक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बोलते थे उस टाइम पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया हुआ है। तो ये जो स्लैश है ना, इसके अंदर में आप देखेंगे तो ये एवं लिखा हुआ है और लिखा होता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो मैं कह सकता था कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन हो गया, और भी कुछ इसमें जो है सब ब्रांचेस हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर सिंगल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है और ये सिंगल स्ट्रीम हुआ करता था, सिंगल ब्रांच हुआ करता था। जो बीटेक लोग किए हुए हैं उनको पता होगा।
तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ना कि ये इलेक्ट्रिकल का अलग से है और इलेक्ट्रॉनिक का अलग से है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा आपके जो कंप्यूटर साइंस वाले छात्र हैं वो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर कंप्यूटर में यहाँ पर बीटेक है तो इस कंप्यूटर साइंस को यहीं पे क्यों नहीं डाल दिया। तो ये उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है जितना ज्यादा दोस्तों ये कंफ्यूजिंग है। तो आप ये मान के चलिए कंप्यूटर साइंस में अगर आपने स्नातक किया हुआ है, यानी कि ये जो बीटेक आप करते हैं ये क्या है, ये एक स्नातक ही है। इसको आप लोग कंफ्यूज ना हुए कि कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस भी आपका जो है स्नातक, बीटेक भी आपका स्नातक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ए स्तरीय आपको डिप्लोमा करना होगा, जो कि ओ लेवल यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इसको आप लोग अगर ओ लेवल से हैं और भर रहे हैं फॉर्म को, तो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। यही मेन कंफ्यूजन था दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब बहुत सारे छात्र जो ईसी से किए हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से किए हुए हैं, देखिए मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं मैं कुछ गलत बता रहा हूं, तो उसको आप सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहता हूं कि क्या चीजें हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। लेकिन जो मुझे लग रहा था, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था, वो मैं यहाँ पर समझ रहा था कि उपकरणीय स्लैश, ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्लैश, इसके बाद में सिविल और मैकेनिकल। यहाँ पर देखिए सिविल और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि सिविल अलग है और मैकेनिकल अलग है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक। तो यही से आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गैप है। सिविल और मैकेनिकल यहाँ पे और डाल दिया है, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सिंगल ब्रांच होती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही कंफ्यूजन है। बाकी दोस्तों एक संस्था के द्वारा आरटीआई लगाया गया है, शायद मैं एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि एक संस्था के द्वारा आरटीआई लगाया गया है। तो अगर संबंधित जानकारी कुछ मिलती है, कुछ स्पष्टीकरण आता है, तो इस पर मैं पुनः एक वीडियो ला दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी बीटेक वाले छात्र हैं, जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच था, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हो, आप सभी लोग इस परीक्षा में बैठें, क्योंकि आपका जो स्ट्रीम रहा है वो कहीं ना कहीं आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि इसका जो सिलेबस है आप सभी लोग देख सकते हैं, सिलेबस में आपका भौतिकी है, रसायन। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसका सिलेबस दोस्तों बहुत विस्तृत है, SYLLABUS। इसका जो सिलेबस है ये काफी विस्तृत है, तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। 100% दोस्तों एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उसी से दोस्तों ये सिलेबस आप कवर कीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोग डीप में जाके पढ़ने लगे, है ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर इसका जो सिलेबस है, इसको आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस काफी ज्यादा दे दिया गया है। ये भौतिकी 10 नंबर का है, और 10 नंबर में अगर आप टॉपिक देखेंगे तो कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। यहाँ पर यांत्रिकी, उष्मागतिकी, तरंग एवं ध्वनि, प्रकाशिकी, विद्युत, ठीक है। अब ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर हुआ करते थे और डिटेल में हुआ करते थे। अगर आप इंटर में देखे होंगे तो प्रकाशिकी अच्छा खासा चैप्टर था, विद्युत आपका अच्छा खासा चैप्टर था। तो यहाँ पर सारी चीजें, और इन पे आपका जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल से ये भी पूछता है ना। तो अगर आप डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स वगैरह है जो भी है, ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी यानी कि इंटरमीडिएट का जो इंटरमीडिएट तक का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, बेसिक लेवल पे मत जाइएगा, एनसीईआरटी इंटर लेवल तक आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन दोस्तों 100% हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं छोड़ा, आधुनिक भौतिकी भी नहीं छोड़ा इन्होंने, विकिरण एवं नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स आप यहाँ पे डाल दिया है, फॉरेंसिक में जो भौतिकी प्रयुक्त होती है, प्रायोगिक भौतिकी यानी कि इंस्ट्रूमेंटल वाला टाइप का जो होता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। रसायन विज्ञान में आप देखेंगे तो भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, फॉरेंसिक रसायन, जैव रसायन, पर्यावरण रसायन, उपकरण रसायन, सारी चीजें दोस्तों इन्होंने डाल दी है। बस अच्छी चीज यहाँ पर इन्होंने किया है कि सिलेबस को दोस्तों यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ लिख देता जैव रसायन तो फिर कंफ्यूज हो जाता आदमी कि भाई पढ़ना क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, उपापचय की मूल बातें, यानी कि इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। और हर एक टॉपिक अगर आप 1 से 2 पेज, ठीक है, 1 पेज या फिर 2 पेज जैसा उसका लेंथ है, इस हिसाब से पढ़ते हैं तो सारे टॉपिक दोस्तों आपके कंफ्यूज हो जाने वाले, क्लियर हो जाने वाले। ठीक है, इसके बाद में आपका जीव विज्ञान है, सारे के सारे दोस्तों 1 पेज के अंदर आपको नोट्स बनाना है। हर एक टॉपिक का 1 पेज का नोट्स
में आपका कवर होना है। अदरवाइज अगर आप डिटेल में गए तो एक एक चीज आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसका बहुत विस्तृत सिलेबस होके आया है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर गणित भी डाल दिया है, बताइए, ठीक है। यहाँ पर जो लोग जिनका गणित सही होगा उनको यहाँ पर वेटेज मिलने वाला है। अगर किसी ने थोड़ी बहुत एसएससी की तैयारी की होगी तो उनको दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। उन्नत विषय क्रमचय संचय, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक एक टॉपिक दोस्तों डाल दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना और इंटरमीडिएट तक का फॉलो करना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ठीक है। हाई स्कूल करते हैं तो भी आपका निकल जाना है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लेवल बढ़ा के चलेंगे तो आप थोड़ा सिक्योर रहेंगे, ठीक है। बाकी 25 मार्क्स का आपका यहाँ पर प्रायोगिक साइंस है, फॉरेंसिक साइंस है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि ये 25 मार्क्स का अगर आप लोग नोट्स नहीं पा रहे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं इसका जो नोट्स है और इसका जो वीडियो है ये मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। इसका जो वीडियो कंटेंट है और नोट्स है ये 25 मार्क्स का मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। सारा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मैं सब पढ़ाने लगूंगा तो बहुत ऐसे वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो इस 25 मार्क्स का जो है 25 मार्क्स को हम लोग अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। इसका वीडियो, इसका कंप्लीट नोट्स, इस पे आधारित जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हो सकती है उसको इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। सामान्य फॉरेंसिक साइंस है, अपराध स्थल अन्वेषण है, इसमें भी एक एक टॉपिक दोस्तों स्पष्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जॉब भी है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। आप लोग जो देखते हैं मूवी में आप लोग देखते हैं जो सस्पेंस थ्रिलर मूवी होती है, 2-4 मूवी आप देख लीजिए, आपको वैसे भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस और उत्तर प्रदेश का नोट्स तुम्हारे पास है, बहुत बेस्ट लेवल का नोट्स है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो ही मैं दूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं या और कोई संस्था पढ़ा रही है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी ये एकदम से नई भर्ती थी और इसका बैच मैंने चलाया हुआ था। मान के चलिए कम से कम 100 बच्चे, 477 पोस्ट था जिसमें 100 बच्चे, बहुत कम चैनल इसको पढ़ाए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मतलब मुश्किल से मान के चलिए कि 3 से 4 चैनल ही पढ़ाए थे। तो 100 बच्चे ऐसे हैं जो डीवी प्रक्रिया तक पहुंचे हैं हमारे चैनल से। तो आप समझ सकते हो कि नए विषय को पकड़कर उसको समझकर कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ाना पे मेरा होल्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा ये, ठीक है। तो अगर आप लोग कहते हैं तो फॉरेंसिक साइंस का जो नोट्स है, वीडियो नोट्स है, ये सारी चीजें मैं आपको देने की कोशिश कर सकता हूं। आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन जो था बीटेक वालों का वो मैंने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है वो, ना कि इलेक्ट्रिकल अलग है और इलेक्ट्रॉनिक अलग है। बाकी आरटीआई का अगर रिप्लाई आता है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। बाकी दोस्तों अब देखिए, फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं ये भी फॉर्म को फिल कर देना, मेरे कहने पर रुकना नहीं है आपको। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। आरटीआई का रिप्लाई आते ही मैं आपको तुरंत स्पष्ट जानकारी दे दूंगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या जो भी है इलेक्ट्रॉनिक से, आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।